पूर्वांचल हो या पश्चिम का इलाका, पूर्वांचल हो या पश्चिम का इलाका, ना पहचान की जरूरत ना नाम का शोर, ना पहचान की जरूरत ना नाम का शोर, जिसे देखते ही कांप जाते हैं गुंडों के भी बाप। यही तो है यूपी पुलिस की वर्दी का रूप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षा में। साथियों, आज से हम लोग यूपी पुलिस स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज से आपको जीएस की क्लास मिल रही है। इसके बाद आपको मंडे से, हमारी जो मंडे आने वाला है, आज के बाद जो भी 2 दिन 3 दिन के बाद जो मंडे आने वाला है, उस दिन से आपको मैथ और साथ ही साथ हिंदी की भी क्लास स्पेशल तौर पर दी जाएगी, ताकि आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। फर्क तो है, आज की ये क्लास आप पढ़िए, ज्यादा नहीं 20 से 25 मिनट की ये क्लास होगी, जो भी होगा 20-25 मिनट। ये क्लास आपको ये आईना दिखाएगा कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए, आपको सीखना कैसे है। अगर यूपी पुलिस क्रैक करना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्रैक करना है, तो आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण काम करेगा। और यकीन ना हो तो ज्यादा नहीं, आप 20 से 25 मिनट इस YouTube चैनल पर समय बिता करके देख लीजिए। 20-25 मिनट में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि सही बात है, पढ़ना क्या है और समझना कैसे है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारी यूपी पुलिस और होमगार्ड 2026 की ये स्पेशल बैच शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आज से ये बैच की शुरुआत कर रहे हैं। और आज से आप लोगों को जीएस की क्लास दी जाएगी। आज आप जीएस की क्लास पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, आज हम सिलेबस देखेंगे और फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे हमें डिवाइड करना है, कैसे चीजों को सीखना है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, और आप एक यूनिक तरीके से सीख पाएंगे कि हमें वास्तव में कैसे पढ़ना है। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि ये हमारी लाइव क्लास कब चलने वाली है। डेली लाइव क्लास आपको दी जाएगी, तो लाइव क्लास भी आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर और ऐप पर, साथ साथ दोनों जगहों पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आज की ये क्लास अभी हम देखते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो ऑर्गेनाइज हो रही है, जो शुरू हो रही है, ये खास तौर पर, विशेष तौर पर यूपी पुलिस और होमगार्ड को ध्यान में रख करके शुरू किया जा रहा है 2026, जो कि इस समय नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म भी भर चुके हैं। सिलेबस के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, चूंकि हमें यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि 20 से 25 मिनट का हम टाइम लेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और आज आपको यह समझ में आएगा कि वास्तव में पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर जो पिछली बार आपने गलती की थी, वही गलती अगर इस बार भी करेंगे, यानी 2025 में आपने जो गलती की थी, अगर वही गलती आप 2026 में करेंगे, तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने से पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एक अनोखे तरीके से, एक नए अंदाज से पढ़ाई करनी है, नए तरीके से, नए ढंग से सोचना है। जब तक आप नए ढंग से सोचेंगे नहीं, तो 10 लाख 20 लाख जो फॉर्म पड़ेंगे, उन विद्यार्थियों में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वैकेंसी जो है 32,000, आपको पता है कि 32,000 प्लस है, तो आपको इतनी सारी चीजें पता है, 32,679 सीटें हैं, तो ये सब तो चीजें ठीक है, लेकिन 10-20 लाख जब फॉर्म पड़ेगा तो उसमें आप कहां जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा यूनिक ढंग से तरीके से तैयारी करनी है। और इसलिए हम आज की ये क्लास 20 मिनट में हम आपका खत्म करेंगे। तो अभी 3 मिनट हो चुका है। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं क्या करना है और कैसे शुरुआत करनी है। सिलेबस के बारे में तो आप लोगों को पहले से पता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तीर नहीं मारना है, इसमें बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। बस इसमें हमें थोड़ी सी हमें यह समझ लेना है कि यहां पर हमें देखना है कि भाई देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला क्या है, इसमें सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। तो इस सिलेबस में आप देख रहे हैं कि विषयवार है, हमने यहां पर बना रखा है विषयवार प्रश्नों की संख्या एवं अंक, कौन कौन से अंक है। सामान्य ज्ञान, जो कि आप जीएस जीके कहते हैं, इससे 38 प्रश्न आने वाले हैं। कुल 38 प्रश्न होंगे, 38 प्रश्न होंगे, और ये टोटल नंबर से लेकर के बैठा है 76, यानी 76 नंबर लेकर के ये बैठेगा। 76 नंबर यहां से आने वाले हैं। फिर इसके बाद सामान्य हिंदी से आपके पास 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ एक कम होगा, सामान्य हिंदी से सिर्फ एक क्वेश्चन कम होगा, और यहां पर आपको 74 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 74 अंक मिलने वाले हैं। यहां पर 74 अंक के ये प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो है, आप यहां पर आप न्यूमेरिकल देखेंगे, मैथमेटिक्स देखेंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये क्वेश्चन की संख्या लेकर के बैठा है 38। यहां पर 38 क्वेश्चन आएंगे गणित से,
और यहाँ पर हमें नंबर्स जो मिलने वाले हैं 76 मिलने वाले हैं। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इससे जो क्वेश्चंस होंगे इस 3 टॉपिक होगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 3 है और तीनों से मिलाकर के हमें क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मिलेंगे 37 यानी 37 क्वेश्चन और यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो होंगे 74 नंबर्स। कुल टोटल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की अगर हम लोग संख्या देखें तो 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न है, 150 है और जो अंक है जो अंक है वो 300 है। 300 नंबर का जो ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस पेपर होने वाला है, 300 नंबरों का होने वाला है। इसमें हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या सीखना है, आपको कैसे सीखना है, वो हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए ध्यान में रखते हैं और यहां से आप आज से हमारी ये जर्नी की शुरुआत हो गई है और हम आपको अभी बताएंगे कि हमारी ये लाइव क्लास कब चलेगी। आप डेली लाइव क्लास पढ़ सकते हैं। आप यहां पर देखें, मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये देखो यूपी पुलिस सामान्य ज्ञान, जो चूंकि हम इसको पढ़ाने वाले हैं, सामान्य ज्ञान में हमारी मुलाकात आपसे होगी और ये बात ध्यान में रखिएगा, पिछली बार हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, इन बातों को छोड़िए, आज क्या पढ़ेंगे और आप क्या पढ़ेंगे ये बात देखना है, ठीक है। चूंकि पहले तो हम लोग क्या करते थे, पहले हमारी ऑफलाइन क्लास चलती थी, ऑनलाइन नहीं था, लेकिन अब हमारी ऑनलाइन क्लास है और हमारी जो ये जो वीडियो है, ये वीडियो ना सिर्फ एक जगह पर रुक करके चलेगी बल्कि ये पूरे भारत में चलने वाली है। इसलिए इसमें दम और खम दोनों लगाना है और दम लगा करके इस वीडियोस को प्रमोट करना है। और प्रमोट करने की बात नहीं, पढ़ाएंगे इतना जबरदस्त कि वैसे ही प्रमोट हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, आप ध्यान से समझना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यहां पर हमें क्या करना है, इसमें सामान्य ज्ञान से हमारे पास जो प्रश्न, जो क्वेश्चंस हैं वो कुल कितने हैं। अब देखो यहां पर क्या है, सामान्य ज्ञान से हमारे पास हमने यहां पर कुल बना रखा है 28 टॉपिक्स को, हमने 28 टॉपिक्स में इसको बांट रखा है। आप यहां पर देख सकते हो 28 टॉपिक्स में हमने इनको बांट रखा है। इधर से आप देखेंगे तो यहां पर 15 है, 15 है और यहां पर आप देख रहे हैं तो 28 है, 28 है, यहां तक है। टोटल मिलाकर के हमारे पास 28 है। तो हम लोग यहां पर इनको पढ़ेंगे। हम इसमें आज आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे हमें पढ़ना है। चूंकि हम लोग सिलेबस तो ऐसे जानते हैं कि अच्छा इतिहास से प्रश्न आएगा, लेकिन इतिहास में कौन से टॉपिक से कहां से प्रश्न आने वाला है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं जान पाएंगे कि इतिहास में कहां से प्रश्न आने वाला है यूपी पुलिस में, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। पूरा इतिहास इतना बड़ा है कि उतना पढ़ा जा नहीं सकता। तो हमें कम से कम ये डिसाइड करना होगा कि कहां से, इतिहास में कहां से प्रश्न आने वाले हैं। जहां से प्रश्न आएगा वही हमें पढ़ लेना है, वही हम पढ़ लेंगे तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं, भाई भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। अब क्या पूरे संविधान को बैठ करके याद करेंगे? नहीं। क्या याद हो पाएगा? नहीं, संभव ही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि आप पूरा संविधान पढ़ करके और याद कर ले। और अगर चलो मान लेते हैं कि आप लोगों में से एकाक लोग ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि नहीं भैया हम पूरा संविधान याद कर लेंगे, तो मैं कह रहा हूं पूरा संविधान याद कर लेंगे तो बाकी और सब विषय कहां जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें संविधान में से सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमारे यूपी पुलिस के सिलेबस में है, जितना हमारे यूपी पुलिस के सिलेबस में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि संविधान को हमें कहां कहां से पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, बाकी चीजों को हमें छोड़ देना है। तो आज की क्लास में हम आपको ये सब सारी चीजों को बताएंगे और आज की क्लास वास्तव में आपके लिए यूनिक रहेगा जब तक आप सिलेबस को समझेंगे नहीं। मान लो आप युद्ध में उतर गए, आपके पास कोई पता ही नहीं है युद्ध लड़ना कैसे है, लड़ाई कैसे करनी है, तो आप क्या करोगे? आप कितने भी क्यों ना शक्तिशाली हो, आप हार जाएंगे। और इसके जीते जागते उदाहरण में आप जानते हैं, नेपोलियन को जानते हैं, हिटलर को जानते। नेपोलियन और हिटलर जैसे लोगों ने भी कुछ गलतियां कर रखी थी, और कोई भी व्यक्ति अगर गलती करेगा तो वो सिलेक्शन से बाहर होगा, युद्ध से बाहर हो जाएगा, युद्ध में हार जाएगा। आप भी अगर गलती करेंगे, थोड़ी सी भी गलती होगी, थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपकी तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए, वो ना केवल गणित में, ना केवल जीएस में, ना केवल मैथ में, बल्कि आपको चारों सब्जेक्ट में आपकी तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और बहुत तगड़े रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सुलझे हुए टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आपको जैसे भी कहीं से भी डाउट्स होता है, आप तुरंत क्या करेंगे, आप पूछते रहेंगे, लाइव पूछते रहेंगे, आपको बताया जाएगा। बस आप पढ़ाई करना शुरू करें। सबसे पहले तो ये हमारे पास सिलेबस है। हमारे पास सिलेबस क्या है? भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल। 9वें नंबर पर है प्राकृतिक संसाधन, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, मानवाधिकार और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद।
यहां पर इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है कैसे हैं, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। पिछली बार आप लोगों को पता है कि जो पहली बार पेपर हुआ था उसी पहली बार पेपर में ही यही विमुद्रीकरण से ही क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि इन सब टॉपिक से नहीं पूछे गए थे, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी है, साइबर क्राइम, पुरस्कार एवं सम्मान, देश राजधानी एवं मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें और उसके लेखक, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको हमें देखना है, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक्स हमारे यूपी पुलिस में शामिल हैं। और हमें अगर यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो इन सबके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेसिक जानकारी नहीं है तो क्या होगा कि हर टॉपिक से एक दो प्रश्न आने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि ताकि कहीं से भी प्रश्न आता है तो हम उसको कर ले। और उसके बाद करंट तो आपका बैठा ही है, तो करंट को जोड़ करके हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपने आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा सिलेबस है, जो जिस सिलेबस की हमने यहां पर जो मैंने प्रश्नों की संख्या की बात की मैंने, तो यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें से ये जो चीजें हैं, एक तो सामान्य ज्ञान में पढ़ाने वाला हूं आपको, सामान्य ज्ञान, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े तगड़े रूप में। आप देख लेना, यहीं पर पढ़ते रहना, आप समझना, ठीक है। तो एक सामान्य ज्ञान तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं यहां पर इसकी क्लास लूंगा। साथ ही साथ यहां पर जो इसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इसमें 3 पार्ट है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो इसमें से मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ध्यान में रखेंगे। ये मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट जो है वो हम आपको कराएंगे, ये वाला पार्ट हम आपको कराएंगे। तो यहां पर 38 क्वेश्चन ये हो गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है, यहां 37 क्वेश्चन है, तो 37 क्वेश्चन में अगर हम 3 पार्ट है इसमें, मानसिक अभिरुचि है, बुद्धि लब्धि है एवं तार्किक क्षमता 3 है, तो 3 में ये हम 37 क्वेश्चन को बांट देंगे तो लगभग 12-12 क्वेश्चन के करीब आ जाएगा, 12-3 36, 12-12 क्वेश्चन के करीब आ जाएगा। तो हम अगर यहां पर मान करके चले कि 12 क्वेश्चन भी इसमें आ गया, मानसिक अभिरुचि से 12 क्वेश्चन भी आ गया, तो ये 38 और 12 जो है ये कुल टोटल हो जाता है आपका 50, यानी 50 क्वेश्चंस 150 में से 50 क्वेश्चंस हमारे पास है, तो 50 क्वेश्चंस हम यहां पर कराने वाले हैं। फिर इसके बाद आप बाकी जो टीचर्स होंगे वो हिंदी वाले क्वेश्चंस, हिंदी के टीचर्स हिंदी आपको कराएंगे, और इसके बाद संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी गणित वाले टीचर्स गणित कराएंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले टीचर्स रीजनिंग कराएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर और भी जो चीजें हैं, तार्किक क्षमता, ये सब दूसरे टीचर्स कराएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मैं लेकर के चलूंगा, यहाँ पर मैं टारगेट करके चलूंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, चूंकि सारे लोग कहीं भी पढ़ाते कुछ भी करते हैं, सब लोगों को क्या होता है कि अभी दिल्ली पुलिस हुआ, SSC GD हुआ, बहुत सारे पेपर हुए, तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब जो भी सब्जेक्ट होता है उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन जीएस जो होता है ना, आपको मतलब जीएस जो होता है, बस ये समझ लो कि आपको वहीं पर गिरा करके लिटा करके मारती है ना। तो ऐसा नहीं होने देंगे। जीएस को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीटली कवर करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। तो जीएस को तो बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे, बस आप एक बार इसको देखना शुरू करो, सीखना शुरू करो, और मजा आने आ जाए तो फिर बताना, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जहां पढ़ते हैं वहां छोड़ दीजिए, आप जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपको फर्क नजर आएगा, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर फर्क कैसे नजर आएगा। तो आप जहां पढ़ रहे हो ना, तो वहां पढ़ते रहिएगा, यहां भी पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि फर्क क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर ये बात कर रखी, इसके बाद हमने एक सिलेबस के बारे में हमने यहाँ पर बता दिया कि हमारे भाई जीएस सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। फिर इसके बाद मैंने ये इसमें जो तीसरा हमने पहला जो हमने बताया था मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि को हम जब कवर कराएंगे तो इस मानसिक अभिरुचि में क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है सिलेबस में मानसिक अभिरुचि का भी पार्ट है, और इस मानसिक अभिरुचि के पार्ट में हम आपको क्या कराने वाले हैं वो देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इससे पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से दे दिए थे। ये है ही ऐसा टॉपिक है ना कि अगर मान लीजिए कोई महिला है, कोई मतलब महिला है, एक बूढ़ी महिला है, और उसका जो बेटा है वो किसी की हत्या कर देता है, और बूढ़ी महिला के पास और कोई नहीं है उसका गुजारा करने के लिए। तो अगर पुलिस उस लड़के को पकड़ कर लेकर आती है, तो वो बूढ़ी महिला पहुंचती है तो कहती है कि भैया ये हमारे पास एक ही हमारा सहारा है, इसको छोड़ दो साहब, इसको छोड़ दो। तो क्या करेंगे, ऐसे निर्णय वाले थे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस
क्वेश्चंस होंगे, ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको हम थोड़ा सा अगर भी समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो मानसिक अभिरुचि वाला टॉपिक जो है मैं कराने वाला हूं आप लोगों को, और इसमें खास तौर पे क्या क्या है आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या समझना है, जनहित के प्रति दृष्टिकोण, यानी लोगों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा, ये चीजें हम समझेंगे, कैसे समझना है ये हम चीजें बताएंगे आपको। फिर कानून एवं शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखना है, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि भाई शब्दों की मीनिंग आप समझो, अगर शब्दों की मीनिंग नहीं समझोगे ना तो फिर नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि सांप्रदायिक क्या है। तो सांप्रदायिक का मतलब होता है विभिन्न धर्म के लोग जो हैं वही संप्रदाय है, और सद्भाव का मतलब है कि प्रेम व्यवहार होना चाहिए। तो सांप्रदायिक सद्भाव भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपराध नियंत्रण। जो अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत सारा जो अपराध हो रहा है, उस अपराध को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, और व्यवसायिक सूचना, बेसिक स्तर पर व्यवसायिक सूचना के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे, पुलिस प्रणाली पढ़ेंगे, पुलिस प्रणाली कैसी है, भारत में पुलिस प्रणाली के जनक कौन है, कौन था और क्या हुआ, कैसे पुलिस प्रणाली आज बदल रही है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे समकालीन पुलिस मुद्दे। समकालीन पुलिस मुद्दे का मतलब होता है कि जो वर्तमान में पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं उसको हम कैसे उसको पढ़ेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो समकालीन पुलिस के मुद्दे जो हैं हम उनको पढ़ेंगे, और इसके बाद एवं कानून व्यवस्था इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा व्यवसाय के प्रति रुचि, हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। मानसिक दृढ़ता, भाई आपके अंदर स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए ना, ये चीज है। अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, तो इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे जो अल्पसंख्यक हैं बेचारे, जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग का मतलब है कि जो सुविधाओं से परे रह जाते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, यानी लैंगिक आधार पर बहुत बड़े स्तर पर आज भी भारत में भेदभाव किया जाता है। तो हम इन सब टॉपिक को समझेंगे, ये भेदभाव कैसे होता है, क्यों होता है, और क्या इसके पीछे लोगों की सोच होती है, और अगर इस भेदभाव को खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, जीएस के साथ साथ मैं ये सारे टॉपिक्स आपको कराने वाला हूं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद आप ध्यान में रखिए, अब जैसे क्या है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा समय पढ़ाऊंगा, आप उसको देखिएगा, है ना। हो सकता है कि यहां पर आप ना देख पा रहे हो, लेकिन मैं चलिए मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। पहले तो आप ये देख लो कि समझ लो कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपके सिलेबस में इतिहास भी है, संविधान भी है। तो हम इतिहास से आपकी क्लास नहीं शुरू करते, बल्कि हम संविधान से आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो संविधान से हम क्लास शुरू करेंगे, तो केवल क्या है कि संविधान ऐसे पढ़ना उचित नहीं है ना। मैंने कहा कि संविधान बहुत बड़ा है, तो संविधान में पढ़ेंगे क्या भाई, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान इतना सारा है, तो क्या सारा संविधान रट करके याद करें, नहीं। हमें संविधान में कुछ खास खास चीजों को पढ़ना है जो हमारे यूपी पुलिस के सिलेबस में शामिल है, और उसको उसके आसपास की जो चीजें उनको समझना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जो हमारे सिलेबस से संबंधित है, तो संविधान से जुड़े मुख्य टॉपिक कौन कौन से हैं हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहां पर कवर करेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं यहां पर हम लोग देख सकते हैं। इसको हमने कई भागों में बांट रखा है, 23 भागों में बांट रखा है। लेकिन अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये 23 टॉपिक है संविधान में, ये 23 टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या इतना बड़ा संविधान पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मतलब ये 23 टॉपिक है, मतलब ये छोटे छोटे हैं, एक दिन में 2-2 3-3 खत्म हो सकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक दिन में 2-2 3-3 खत्म होगा, बहुत छोटा छोटा रहेगा ना, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। इसमें 2-4 टॉपिक होंगे जो थोड़े से बड़े रहेंगे, बाकी सभी टॉपिक्स छोटे छोटे होंगे, ठीक है, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम आप लोगों को थोड़ा सा इसको बड़े करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आप ये समझ पाए इसको अच्छे से, है ना। चलो, तो यहां पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जब सिलेबस को ओपन करेंगे, तो हम लोग सिलेबस में सबसे पहले पढ़ने वाले क्या है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग पढ़ने वाले किसको है, हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का परिचय। हम लोग संविधान का जब परिचय करना शुरू करेंगे, तो संविधान के परिचय के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे। संविधान का इतिहास, यानी संविधान कैसे बना, किसने बनाया, किसने शुरुआत किया, किसने मांग की, क्या था, कैसे था, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ना है। देखो, जब तक आप सिलेबस को आप समझोगे नहीं, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं रहेगा, हमें पता ही नहीं रहेगा कि भाई संविधान के अंतर्गत किन किन चीजों को पढ़ना है, तो
तो हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को ना पढ़ करके बाकी हम किसी और चीज पर वर्क करेंगे। तो हमें सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि अच्छा संविधान के अंतर्गत संविधान तो पढ़ना है, लेकिन संविधान में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, फिर कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत हमें हेडिंग कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर ये पता चल जाए तो बताओ कितना मजा आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये है हमारे पास संविधान का परिचय। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे। संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे, देखिए। फिर इसके बाद संविधान सभा है और संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, संविधान में जाएंगे और मौलिक अधिकार को पढ़ना शुरू करेंगे ना, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपी पुलिस की बात करें या संविधान के टॉपिक्स की बात करें जहां से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन आना 100% तय है। तो ये ना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इसके अंतर्गत बी के अंतर्गत हम किसको पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। यानी हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं भाई, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को और मूल कर्तव्य को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सिलेबस को हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं। अब देखो मूल अधिकार तक तो मूल कर्तव्य हम लोग पहुंच गए। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा, संविधान के अंतर्गत ही हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले किसको है, हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार को। अब देखो, जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो क्या केवल केंद्र सरकार में राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री होगा? नहीं, राष्ट्रपति भी आ जाएगा, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा, प्रधानमंत्री भी आ जाएगा और मंत्रिपरिषद भी आ जाएंगे। तो राष्ट्र ना, तो ध्यान में रखना होगा हमें कि भाई केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन कौन चीजें आएंगी, सी पॉइंट है। ठीक है, ऐसे अगर हम देखा जाए तो जो हमने किसको बांटा है, संविधान को बांटा है हमने, संविधान को बहुत कम मतलब ABCD मतलब 5 टॉपिकों में बांट रखा है। अगर हम ऐसे देखें इकाइयों में, तो हम 5 इकाइयों में केवल हमने बांटा है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत हम किसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर किसको पढ़ लेंगे भाई, मंत्रिपरिषद को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद हम लोग विधानमंडल को पढ़ते हैं। तो विधानमंडल में हम किसको पढ़ेंगे, जैसे विधानमंडल में हम संसद को पढ़ेंगे, और संसद में कौन कौन से लोग आते हैं, लोकसभा आता है और इसके बाद राज्यसभा होता है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। फिर इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि केंद्र सरकार नियमों को बनाती है। संविधान आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों में से जो लोग जानते होंगे वो उनको पता होगा कि जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि सरकार के कितने अंग, 3 अंग, सरकार के कितने अंग, 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ध्यान में रखिएगा, ये भी सरकार का ही अंग है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हम जिस सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं, जिस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें है कौन कौन से लोग। तो जब पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सरकार के जो है 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यहां पर भी आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, ये भी केंद्र सरकार का ही एक अंग है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग ये 11 हो गया हमारे पास, हम थोड़े से इसमें आ जाते हैं, यहां पर देख सकते हैं। अब देखो भाई, हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में। जैसे हमने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा, वैसे ही राज्य सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब राज्य सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हमें यह सोचना चाहिए कि राज्य सरकार में कौन कौन से लोग होते हैं। तो एक होता है कौन भाई, राज्यपाल होता है ना। राज्य सरकार में वही क्या है, वो सबसे प्रमुख होता है। जैसे केंद्र सरकार में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार में जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो हम लोग राज्यपाल को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, विधानमंडल को पढ़ेंगे, यानी मंत्रिपरिषद को पढ़ लेंगे। तो वही चीज यहां पर आप देख सकते हो, राज्यपाल को पढ़ेंगे, राज्यपाल के बाद हम मुख्यमंत्री को पढ़ेंगे और इसके बाद हम मंत्रिपरिषद को पढ़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल को पढ़ेंगे, यानी विधायकों लोगों को, विधायक के बारे में, जो विधायक आप तो आम चीजों पर जानते ही होंगे। तो विधानमंडल जो विधायकों का चुनाव होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कितनी सीटें हैं, क्या है, कैसे हैं। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब चूंकि देखिए हम लोगों ने बात किया, जैसे हमने क्या कहा कि केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो राज्य सरकार में कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा। ठीक है, राज्य सरकार में कौन आएगा, हाई कोर्ट आएगा। तो यहां पर आप देखो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय को भी हम राज्य सरकार के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे कि कौन से टॉपिक्स कहां शामिल है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को जरूरत पड़े तो आप दोबारा देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं भाई, स्थानीय सरकार को पढ़ने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि पंचायती राज और नगर पालिकाएं को पढ़ना है। पंचायती राज कहाँ चलता है, गांवों में चलता है। गांव में जो है पंचायती राज, उसी को हालांकि हम लोग आम भाषा में हम सबको कह देते हैं पंचायती राज, लेकिन पंचायती राज का मतलब है ग्रामीण के स्तर पर। और स्थानीय स्वशासन जब हम कहेंगे, स्थानीय स्वशासन जैसा कि यहाँ सिलेबस में लिखा है, ध्यान में रखिएगा, स्थानीय स्वशासन कहते हैं तो इसका मतलब है कि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, जो स्थान लोकल एरिया पर जो सरकार का निर्माण होता है, जैसे ग्राम प्रधान होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हम लोग दो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे, एक पंचायती राज को पढ़ेंगे। पंचायती राज में हम यही देखेंगे कि भाई ग्राम पंचायत कैसे क्या होता है, इसको कब जोड़ा गया, क्या था, कैसे था, इसके लिए प्रावधान क्या किए गए। फिर हम नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। नगर पालिका का मतलब है शहरों में, जैसे गांवों में ग्राम पंचायत होता है, वैसे शहरों में नगर निगम, नगर पालिका, कार्यपालिका, ऐसी चीजें होती हैं, सॉरी है ना, नगर पालिका तो नगर निगम, ऐसी चीजें होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, शहरों में। तो गांव के लिए हम लोग पंचायती राज रखते हैं, शहरों के लिए नगर पालिकाओं को रखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद क्या है, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक बॉडीज हैं, कौन कौन से ऐसे संवैधानिक संस्थान हैं जो मतलब संवैधानिक है, जो काम करने के लिए तैयार है, या बहुत मतलब संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, मतलब जो संविधान के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा संवैधानिक निकाय में एफ के अंतर्गत हमारे पास 3 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं भाई, 3 टॉपिक है। तो ध्यान में रखो, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग क्या होता है भाई, कि निर्वाचन आयोग बार बार न्यूज में आता है, कल भी अभी न्यूज में था, है ना, कल 6 तारीख था, आज सॉरी कल 7 तारीख था और आज 8 तारीख है, सॉरी। तो यहां पर क्या है, निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग को इलेक्शन कमीशन, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन से संबंधित न्यूज था तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके, तो निर्वाचन आयोग को हमें पढ़ना है। फिर हमें संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब यूपीएससी को हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ना है, पीएससी को पढ़ना है ना, पीसीएस जिसको आप लोग आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और फिर अन्य कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी, विषय होंगे, जैसे केंद्र राज्य का संबंध कैसा है, कैसे होगा। फिर आपातकालीन प्रावधान को हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। फिर हम आगे पढ़ेंगे संवैधानिक संशोधन। हालांकि हम ये आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक संशोधन, इन दोनों चीजों को हम कहां पढ़ सकते हैं, केंद्र सरकार के साथ पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार जो टॉपिक था उसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग किसको पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे किसको, अखिल भारतीय सेवाओं को पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास इतने ही टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को अगर हम लोग समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो हमारे लिए शायद यूपी पुलिस थोड़ा सा आसान हो। लेकिन अगर हम इसको समझ नहीं पाते तो हमारे लिए यूपी पुलिस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके हमें पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो इस बार हम आप लोगों के लिए ना कुछ खास मसालेदार चीजों को लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को चीजें जो है बड़े आसानी से याद हो जाए, ठीक है, आपको चीजें जो है वो बड़े ही आसानी से याद हो। इसके लिए हमने कुछ खास चीजों को लेकर के बनाना शुरू किया है, और यही वजह है कि हमने आप लोगों से कहा कि आप लोग पढ़िए, देखिए, समझिए। तो इस बार जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि देखो एक टॉपिक है कि सभी देशों की राजधानी। अभी इधर हमने थोड़ा सा आपको दिखाया था, यहां पर हम लोग अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं 22, टॉपिक नंबर 22 पर, 22 पर देश है, राजधानी है एवं मुद्राएं हैं। तो इससे भी संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हर क्लास के अंत में हम एक आपको ट्रिक देंगे, और हर ट्रिक में हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे देश, और देश के साथ साथ उनकी राजधानियों को भी कवर करते चलेंगे, ताकि इनको फिर हमें अलग से कवर करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो यहां पर इसी तरीके से हमने एक बनाया कर रखा है आपके लिए, कि ताकि आप इसको देखें और कहानी के माध्यम से इसको याद रखें, ठीक है। एक बार अगर ये याद हो गया तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं, ये प्रॉमिस है, पक्का है कि अगर ये चीज एक बार आपको याद हो गया तो आप इसको फिर कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखो मैं बोलता हूं और आप सुनिएगा, है ना। भारत की नई दिल्ली से एक व्यक्ति पाकिस्तान के इस्लामाबाद गया। भारत की नई दिल्ली से एक व्यक्ति पाकिस्तान के इस्लामाबाद गया। वहां से पहाड़ चढ़कर नेपाल के काठमांडू पहुंचा, और नेपाल के काठमांडू पहुंचा,
और सही है, और है ना, भूटान के थिम्पू में रुका। ठीक है, भूटान के थिम्पू में रुका। फिर ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और रैदक नदी पार कर बांग्लादेश के ढाका से होते हुए, बांग्लादेश के ढाका से होते हुए श्रीलंका के कोलंबिया पहुंचा। बात समझ में आ रही? तो अगर एक बार हमें याद हो गया, जैसे हमने क्या कहा कि एक व्यक्ति भारत की नई दिल्ली से, एक व्यक्ति, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, एक व्यक्ति पाकिस्तान के इस्लामाबाद गया, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। फिर इसके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं, आप उसको सुनिएगा। फिर हमने क्या कहा, इस्लामाबाद गया, वहां से पहाड़ चढ़कर नेपाल के काठमांडू पहुंचा, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गई। फिर और भूटान के थिम्पू में रुका, तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो गई। फिर इसके बाद वहां से ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और रैदक नदी पार कर बांग्लादेश के ढाका में पहुंचा। तो देखो आप क्या है कि आपको यहां पर 3 नदियों के नाम भी याद हो गए, ये ध्यान में रखेंगे। कहां से भाई, थिम्पू से, यानी भूटान से जब कोई व्यक्ति जा रहा है कहां पर, बांग्लादेश जा रहा है, तो बांग्लादेश जाते समय उसको 3 से 4 नदियां महत्वपूर्ण पार करनी होती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र को पार करता है, तीस्ता को पार करता है और रैदक नदी को पार करके व्यक्ति कहां पहुंचता है, बांग्लादेश के ढाका पहुंचता है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गई। बांग्लादेश से वह क्या करता है, जहाज पकड़ता है, जहाज पकड़कर बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए श्रीलंका के कोलंबिया में पहुंच जाता है। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबिया हो गई। तो देखो ट्रिक, याद करने के ट्रिक को हम ऐसे समझेंगे इस बार, ताकि हमें बहुत जल्दी चीजों को याद हो जाए। और 3 बार 4 बार अगर हम किसी चीज को याद करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे तो वो याद हो जाएगा, फिर हम उसको भूलेंगे नहीं। और ये कहानी के माध्यम से कोई भी चीज जो होती है ये बड़े ही काम की होती है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो कहानी के माध्यम से जो भी चीजों को हम सीखेंगे वो बड़े काम की होगी। तो ये क्लास बस यहाँ इतना ही, और इसके बाद अभी हमारी जो है कल से क्लास शुरुआत होगी। और हम आप लोगों को बता दें कि हमारी जो लाइव क्लास चल रही है, ध्यान में रखेंगे, हमारी जो लाइव क्लास है, हमने लाइव क्लास देना शुरू किया है। तो लाइव क्लास हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए होगी 10 बजे से लेकर के 10:45 तक जीएस की क्लास होगी। तो जीएस की क्लास 10 बजे से लेकर के 10:45 तक, मैं सुबह में 10 बजे से 10:45 तक जीएस की क्लास देने वाला हूं। तो आपको अगर वीडियोस पसंद आए, वीडियोस अच्छे लगे, आपको लगता है कि यार कंटेंट में दम है, 2-4 वीडियोस आप देखिएगा, अगर आपको खुद समझ में आने लगेगा, अंतर फर्क समझ में आने लगेगा और आपको पसंद आए, तो निश्चित रूप से आप 10 बजे से लेकर के 10:45 तक क्लास से जोड़ सकते हैं। इसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लासेस के टाइम हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी, क्या समझ में आया, कुछ अलग तरीके से समझ में आया? अगर कुछ वीडियोस आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो निश्चित रूप से वीडियोस को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चूंकि अगर हम लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक बार तो बोलना ही चाहिए, जय हिंद, जय भारत।